देखिए मामला है 1991 का। ये पहला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वी रामास्वामी। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो इन पर आरोप यह था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे। किस उच्च न्यायालय के? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे। तो इन पर आरोप यह था कि इन्होंने उच्च न्यायालय के सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया, यानी खुद के लिए प्रयोग किया, निजी उद्देश्य के लिए धन का एक तरह से दुरुपयोग भी किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, बिल्कुल संविधान का उल्लंघन किया। तो इसी के कारण इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगवाई गई। तो उस समय नवी लोकसभा थी, यानी कि नवी लोकसभा, और नवी लोकसभा के अध्यक्ष थे रवि राय। तो लोकसभा के अध्यक्ष रवि राय को सूचना मिली 27 फरवरी 1991 को। अब सूचना किन्होंने दी? प्रोफेसर मधु दंडवते, जो कि लोकसभा के सदस्य थे। इन्होंने एक सूचना दी जिस पर 108 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। एक तो इन्होंने खुद हस्ताक्षर किया और एक प्लस 107 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर थे। और ये कंडीशन तो हमें चाहिए थी भाई, न्यूनतम 100 सदस्य होने चाहिए अगर सूचना लोकसभा में देनी है तो, और राज्यसभा में न्यूनतम 50 सदस्य। तो जैसे ही रवि राय को सूचना मिली, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने अपने स्तर पर छोटी मोटी जांच करवाई कि क्या ये सूचना सही है, इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है। देखिए आपको मैं आगे बताऊंगा कि सूचना मिलने पर लोकसभा का अध्यक्ष आखिर करता क्या है। वैसे कुछ और छोटी और प्रक्रिया करता है, वो आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इन्होंने छोटी मोटी जांच करवाई, तो इनको जो भी आरोप लगाए गए थे वो सही मिले। तो इन्होंने 12 मार्च 1991 को 12 मार्च 1991 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इस सूचना को स्वीकार कर लिया, और सभा में इस सूचना को लंबित रखा। लंबित क्यों रखा जाता है? ताकि जब जांच समिति की रिपोर्ट आई तो सीधा उस पर विचार किया जाए। स्वीकार होने के बाद में अध्यक्ष ने एक समिति बनाई। समिति में 3 सदस्यों को लिया। पहले तो पीबी सावंत, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। दूसरे सदस्य थे पीडी देसाई, जो कि बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। दूसरा सदस्य कौन होता है? याद रखिएगा, ये बहुत ही कंडीशन है। दूसरे सदस्य पीडी देसाई बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि न्यायाधीश का नाम तो कुछ भी हो सकता है, आप पीडी देसाई मत समझना, लेकिन जो न्यायाधीश होंगे उनका पद मुख्य न्यायमूर्ति होगा, और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति होंगे। तीसरे सदस्य या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश लिया जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील, वरिष्ठ वकील लिया जाता है। तो इस समय पर रामास्वामी के केस में पूर्व न्यायाधीश को लिया गया, जो कि थे ओ चिन्नप्पा रेड्डी जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। तो जांच समिति में 3 सदस्य, आपको पता ही कौन कौन से लिए गए। तो इन्होंने जांच की। तो जांच के दौरान जो भी आरोप लगाए गए थे वी रामास्वामी पर, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के पद पर रहते हुए इन्होंने धन का, सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया, खुद के लिए प्रयोग किया, संविधान का दुरुपयोग, संविधान के नियमों का उल्लंघन किया, अपने पद का दुरुपयोग किया। तो ये सब आरोप थे। जांच किया, दोषी पाए गए। यहां पे मैं लिख देता हूं, रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है दोषी। वैसे मैं रिपोर्ट इस वीडियो में मैं दिखा ही नहीं है, लेकिन मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, तो रिपोर्ट में भी लिखा होता है निष्कर्ष में कि न्यायाधीश इस आरोप में दोषी है। दोषी निकले, उसके बाद में रिपोर्ट अब जाएगी। देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बात बताता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रिपोर्ट किसको जाएगी? रिपोर्ट तो लोकसभा की सूचना मिली लोकसभा में, तो लोकसभा के अध्यक्ष को ही जाएगी। लेकिन जो नवी लोकसभा थी ना, सूचना नवी लोकसभा के समय में मिली। नवी लोकसभा 13 मार्च को विघटित हो गई थी, 13 मार्च को। अब प्रश्न ये उठता है, उच्च न्यायालय में भी ये प्रश्न उठा कि
13 मार्च को लोकसभा विघटित हो गई है, उससे पहले समिति बन चुकी है। अब समिति का कार्य है कि न्यायाधीश के खिलाफ जांच करें कि वो आरोपी है या नहीं। तो क्या ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई सरकार है, वर्तमान में कोई भी सरकार लोकसभा में कोई विधेयक लाती है, उसने आज कोई विधेयक लाया, विधेयक पर 10-15 दिन चर्चा हुई और उसके 5-7 दिन बाद में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो जो सरकार ने विधेयक लाया था वो भी समाप्त हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल वो वेस्ट हो गया। तो क्या इसी प्रकार का प्रस्ताव जो सदन में लाया गया ये भी वेस्ट हो जाएगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने या फिर न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि यह प्रस्ताव निरस्त नहीं होगा। ठीक है, तो यह प्रक्रिया चली रही। तो अगले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उनको ही रिपोर्ट दी जाएगी, जो ये जांच समिति की रिपोर्ट है ना। तो 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष 10वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे शिवराज पाटिल, आप मान लीजिए शिवराज पाटिल, ये 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो रिपोर्ट इन्हीं को दी गई, तो इनको रिपोर्ट मिली। अब आते हैं लोकसभा पे, क्योंकि अब चर्चा लोकसभा में होगी। तो रिपोर्ट मिली, तो रिपोर्ट के बाद में जो भी प्रक्रिया थी वो मैंने आपको बता दी है। मैं आपको बताता हूं कि निष्कर्ष क्या निकला, क्योंकि रिपोर्ट पर ही वोटिंग होती है। सदन में चर्चा हुई, वोटिंग हुई। वोटिंग के दिन क्या हुआ, मामला तो वोटिंग के दिन फंसा। वोटिंग में इधर तो मैं लिखूंगा पक्ष के वोट। पक्ष का मतलब है कि पक्ष में वो सदस्य वोट करेंगे जो न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं उसके पद से, और इधर उन सदस्यों के वोट होंगे विपक्ष में जो न्यायाधीश को नहीं हटाना चाहते। तो जिस दिन लोकसभा में वोटिंग हुई तो 196 सदस्यों ने वोट किया न्यायाधीश को हटाने के लिए, जबकि एक भी वोट इस पक्ष में नहीं मिला कि न्यायाधीश को नहीं हटाना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि न्यायाधीश हट जाएंगे? कंडीशन क्या थी भाई, कि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और विशेष बहुमत का मतलब पहली कंडीशन तो कुल का बहुमत का मतलब है कि लोकसभा में तो 272 वोट मिलने चाहिए, लोकसभा की कुल संख्या की आधे से एक ज्यादा। क्योंकि वर्तमान में क्या है, देखो एक मिस्टेक हो गई, वर्तमान में तो 543 सदस्य हैं, 2 मनोनीत सदस्य नहीं चुने जाते हैं ना। लेकिन उस समय जब 1991 में मामला आया था तो लोकसभा में जो मनोनीत सदस्य थे वो भी चुने जाते थे। तो 545 का आदत इससे एक ज्यादा 273 हो जाएगा। तो आधे से एक ज्यादा 273 वोट तो मिलने ही चाहिए। तो 273 वोट पहली कंडीशन हो गई। अगर राज्यसभा में होगा तो ये 123 वोट। दूसरी कंडीशन क्या थी, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 मिलना चाहिए। 2/3 वोट कितनों ने दिया, 196 का 2/3। भैया सीधा 2/3 से पारित हो रहा है। 2/3 नहीं मिल रहा है कि भाई जितने भी वोट पड़े पूरे ही हटाने के पक्ष में मिले हैं, तो 2/3 तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है दूसरी कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन 273 वोट नहीं मिले। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का आधे से एक वोट ज्यादा वोट नहीं मिला। तो इस कारण ये प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। ध्यान देने की बात यह है, किस कारण से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत से तो ये पारित हो गया। दोनों कंडीशन में आपको एक एक चीज बता रहा हूं कि किस कंडीशन से पारित नहीं हुआ, कुल के बहुमत से, यानी कि इसको बहुमत का समर्थन नहीं मिला। यानी कि बहुमत का समर्थन नहीं मिला। अब ये क्यों नहीं मिला भाई? देखिए जिस दिन वोटिंग हुई थी ना, उस दिन
कांग्रेस पार्टी ने, देखिए जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया, न तो उन्होंने हटाने के पक्ष में वोट किया और न ही न हटाने के पक्ष में वोट किया। अगर उस दिन कांग्रेस पार्टी के वोट पड़ जाते तो नतीजा कुछ और निकलता। ठीक है, तो बहुमत का समर्थन क्यों नहीं मिला था? कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, इस कारण केवल 196 वोट ही पड़े और विपक्ष में 0 वोट।